स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ऑलरेडी आप लोग को 4 लेक्चर्स मिल चुका है। 2 फिजिक्स का लेक्चर मिल चुका है और 2 आपका मैथ्स का लेक्चर मिल चुका है। ठीक है, सो आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आज के दिन के बारे में बताना चाहूँगा। आई थिंक आज 6 सितंबर है और आज कृष्ण जन्माष्टमी है। सो मेरी तरफ से सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। और अब हम अपने क्लास पर आते हैं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। यस, केमिस्ट्री, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि केमिस्ट्री का लेक्चर कब मिलेगा। 2 फिजिक्स का हो चुका है, 2 मैथ्स का हो चुका है और आपका केमिस्ट्री का कब होने वाला है। तो आज से केमिस्ट्री शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट। यस, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिचोमेट्री। यस, फिजिक्स में आपका कैलोरीमेट्री चल रहा है, आपका केमिस्ट्री में स्टिचोमेट्री शुरू हो रहा है और मैथ्स में बहुत जल्द आपका शुरू होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मेट्री से आपका पाला जो है नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस चैप्टर पर। इस चैप्टर में आपका मैं बता दूं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और इसका बोर्ड एग्जाम में कितना वेटेज है। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग को मेन 5 टॉपिक पढ़ना है, जो कि दिखने में 5 टॉपिक है लेकिन पांचों टॉपिक जो है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, आपका न्यूमेरिकल्स वाला है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम है। अगर 1% थ्योरी माने 99% न्यूमेरिकल है, तो इसलिए न्यूमेरिकल पे ही तो मेहनत करना है हम लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है आपका गैलुसक्स लॉ। गैलुसक्स लॉ वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, एक बार आप समझ जाओगे गैलुसक्स लॉ तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत कम आएगी। ठीक है ना। ओके, सेकेंड आपको पढ़ना है एवोगाड्रो लॉ। क्या पढ़ना है? एवोगाड्रो लॉ। ठीक है ना। थर्ड आपको पढ़ना है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन आपका केमिकल इक्वेशंस। ठीक है ना, हालांकि ये आपका 5th पार्ट है बट मैंने इसको 3rd पार्ट बनाया है। ठीक है ना। उसके बाद आपका 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, है ना। वो है आपका, एक तो है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि आपका जो है डिटेल में पढ़ना है, और एक आपका है वो है आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये दोनों थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला तो आपको बहुत आसान लगने जा रहा है। ठीक है ना। तो अब हम इसके वेटेज की बात कर लेते हैं। ये आपका जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपका कम से कम 10 नंबर तो देगा ही देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर भी जा सकता है। ठीक ना, तो 10 से 12 नंबर केवल इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं, इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिचोमेट्री के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टिचोमेट्री होता क्या है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में बताना ही है, बट अभी थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। मोल का मतलब आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है ना, उसमें से एक यूनिट आपने देखा होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट क्या होता है? मोल। वही यहाँ पर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसमें एक एवोगाड्रो नंबर यूज होगा जो कि बहुत ही फेमस नंबर है, उसके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है आपका गैलुसक्स लॉ। तो फिर ये स्टिचोमेट्री का क्या काम है? देखिए, स्टिचोमेट्री का सिंपल सा मतलब ये क्वांटिटेटिव आपका जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, रिलेशनशिप्स को आपका मेजर करने का काम करता है। मतलब कि आपके केमिकल इक्वेशन में कितना आपका रिएक्टेंट जरूरत है, कितना आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, ये सब के बारे में कौन बताता है? हमारा स्टिचोमेट्री बताता है। इसको मेजर करने का काम करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टिचोमेट्री? बहुत ही कम चांसेस आने का। ठीक है ना। तो बोर्ड में थ्योरेटिकल पार्ट क्या बनेगा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें जो बनेगा वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलुसक्स लॉ। गैलुसक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकता है और उस पर भी एक आध दो छोटा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैस इक्वेशन। देखिए, स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ क्या था आपका? P1V1 इक्वल टू P2V2, जिसमें आपका जो प्रेशर है वॉल्यूम है एक दूसरे का इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। ठीक है ना।
तो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था। सेकंड जो आपने पढ़ा चार्ल्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे का डायरेक्टली रिलेशन होता है, उसमें V1/T1 इक्वल टू V2/T2 होता है, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करते हैं तो आपका गैस इक्वेशन आता था, और वो है आपका P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। ये आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, इसके यूजेस है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले गैस इक्वेशन के बारे में बता दिया। अब आ जाइए लगे हाथ यहाँ पर एसटीपी। ये एसटीपी क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझ लीजिए, जैसे कि टेम्परेचर एसटीपी पर आपको कितना लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 273 केल्विन। प्रेशर कितना लेना है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या फिर 0.76 मीटर ऑफ मरकरी या फिर 1 एटीएम। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर हो गया। और किसी भी गैस का जो वॉल्यूम एसटीपी पर लेते हैं वो 22.4 लीटर लेते हैं या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब लेते हैं या फिर 22,400 ml यानी मिलीलीटर लेते हैं या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन भी दिए हुए हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 मिलीलीटर के बराबर, या बोल सकते 1 लीटर 1000 ml के बराबर, और या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। सिंपली आप याद रखिएगा 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बहुत ज़्यादा मन है तो एक और याद रख सकते हैं, 1 लीटर में आपका 1000 ml होता है, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होगा। ये कन्वर्जन में आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एसटीपी के बाद थोड़ा सा और हम बातें करते हैं। आपके एसटीपी जो है ना, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में लिखो रहेगा कि आपका एसटीपी पर गैस है, तो एसटीपी पर गैस है तो उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर है ना, उसका टेम्परेचर आपको लेना है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जैसा आपको बोलेगा, मान लीजिए आपका फर्स्ट केस में केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो एसटीपी पर आप 273 केल्विन लोगे। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस लोगे, एंड सो ऑन। प्रेशर की बात करेंगे, अगर आपका सेंटीमीटर में लिया है तो 76 सेंटीमीटर लोगे, अगर मिलीमीटर लिया तो 760 मिलीमीटर लोगे। जनरली आपको केल्विन और मिलीमीटर वाला ही यूज होता है, और वॉल्यूम जैसा रिक्वायरमेंट वैसा आपको लेना है। समझ में आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है यही कि आपका एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम हम कितना लीटर लेते हैं, कितना सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, तो आपका इस डेटा याद होना चाहिए। या टेम्परेचर या प्रेशर कितना लेते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है, लेकिन चांसेस कम ही रखिए क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स में सीधा यूजेस है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने गैस इक्वेशन देख लिया, एसटीपी देख लिया, है ना। अब हम लोग बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैलुसक्स लॉ। यस, गैलुसक्स लॉ आपने देखा होगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सब साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे। यहाँ भी गैलुसक्स लॉ भी आपका साइंटिस्ट के नाम पर ये। तो इन लॉ कहता क्या है? देखिए एक चीज, जब भी एग्जाम में स्टेटमेंट लिखने के लिए आए तो आपको स्टेटमेंट में जरा सा भी चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट गैलुसक्स ने खुद कहा है, तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। जब भी आएगा तो व्हाट इज गैलुसक्स लॉ नहीं आएगा, आपको सिंपली आएगा स्टेट गैलुसक्स लॉ, राइट स्टेटमेंट ऑफ गैलुसक्स लॉ। तो आपको गैलुसक्स लॉ का स्टेटमेंट पूरा लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, when gases react they do so in a volume which bear a simple ratio to one another and to the volume of the gaseous product, provided that all volumes are measured at the same temperature and pressure. Yes, यानी कि गैलुसक्स लॉ का कहना था जब गैसेज रिएक्ट होती हैं, है ना, और वो गैसेज हमेशा आपको वॉल्यूम में ही लेना है, तो गैसेज जो है वो उनका वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो में होना चाहिए, और आपका जो गैस प्रोडक्ट साइड में जो बनेगा वो भी गैसेस ही बनेगा, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है, आपका टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, हर बार आपको सेम रखना है, ठीक है ना। ओके, ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर जो जरूरी बातें हैं आपको ये तो लिखना ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपको गैलुसक्स लॉ कहना क्या चाहता है ये जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गैसेस जब रिएक्ट करती हैं तो ये हमेशा वॉल्यूम में होना चाहिए, पहला बात। दूसरा, इनका जो वॉल्यूम होता है सिंपल रेशियो में होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो प्रोडक्ट साइड में भी जो बनेगा वो गैसेज ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब रिएक्टेंट साइड भी गैस होगा, प्रोडक्ट साइड भी क्या होगा, गैस ही होगा। अच्छा, और आपको जो भी वॉल्यूम लेना है ना वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर आपको लेना है। ये है गैलुसक्स लॉ का मतलब। समझ में आ गया? हमें इसमें फंसना ज़्यादा नहीं है, हमको इसका स्टेटमेंट का मतलब समझना है और कॉन्सेप्ट समझना, तब हम न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोल दिया 99% क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स ही बनता है इस चैप्टर से, ठीक है ना।
ना। तो चलिए अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पर। कॉन्सेप्ट से पहले एक पॉइंट और उसको भी समझ लीजिए। आपको ध्यान रखना है गैलोसक्स लॉ केवल और केवल आपका गैसेस के लिए वैलिड है। आपका सॉलिड और लिक्विड का अगर वॉल्यूम होगा भी तो उसको जीरो कंसीडर करना है। ये बातें ध्यान हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक कॉन्सेप्ट्स पर। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, इसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैसेस होना चाहिए। बताइए नाइट्रोजन गैस है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन भी गैस ही है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा। अमोनिया गैस बनाएगा, ठीक है ना। अब आपने ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो लिख दिया, अब आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस करना तो आप लोग को अच्छे से आता है। जिसको भी बैलेंस करने में प्रॉब्लम है, मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बैलेंस करना सिखाया है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 लगा दो और यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर कितना लगा दोगे? 3 लगा दोगे। नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर बोला है ना कि सिंपल रेशियो में वॉल्यूम होना चाहिए। देखिए आपका नाइट्रोजन का आगे कुछ नहीं यानी 1 है, यानी ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा। हाइड्रोजन के आगे 3 है तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 3 वॉल्यूम हो जाएगा। अमोनिया के आगे कितना दिया हुआ? 2, तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 2 वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ये 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम तो मिल करके 4 वॉल्यूम देगा, ऐसा नहीं। ये रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पर जो है वो कितना बने, वो आपका हमेशा दोनों का सम बने। जैसे H2 और Cl2 में क्या देखिएगा, 2HCl बनता है, एक वॉल्यूम मिलकर 2 वॉल्यूम मिल गया। बट वहां पर आपको कुछ कुछ जगह पर सही बैठ जाएगा, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं बैठेगा। तो आपको गलती से भी नहीं समझना है कि रिएक्टेंट में जो भी गैस है उसका वॉल्यूम को टोटल कर दें तो हमारा प्रोडक्ट साइड का जो गैस है उसका वॉल्यूम निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, वो बैलेंस करने के बाद आपको पता चलता है। क्लियर हो गया। तो ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है क्योंकि हमने वॉल्यूम में ही इसको समझना है। और दूसरा, वॉल्यूम का यूनिट आपको क्वेश्चन में इसी में से कुछ भी दिया रहेगा, कभी ml दिया रहेगा, कभी सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा, कभी डेसीमीटर क्यूब दिया रहेगा, कभी लीटर दिया रहेगा, इन्हीं में से कुछ भी दिया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो अब चलिए क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, गैलोसोट्रोपिक क्वेश्चन कैसा बनता है। तो पहला हम एग्जांपल समझने से पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरा और समझ लेते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट हमने नाइट्रोजन लिया है 25 लीटर, सपोज दैट कितना लिया? 25 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या मैं पूछने जा रहा हूं कि बताइए कि हाइड्रोजन कितना लीटर चाहिए, नीडेड है ना, रिएक्टेंट सब नीडेड है ना, कितना लीटर चाहिए और अमोनिया कितना लीटर प्रोड्यूस होगा, ये निकाल के दिखाइए। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से बता रहा हूँ, आप बुक के तरीके से बनाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट जो तरीका है वो बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है उसको देख लीजिए और क्या निकालना उसको दिमाग में रखिए। तो आपको नाइट्रोजन गिवन है तो क्या लिखिएगा, सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये आपको दे रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो अब आप देखिए जितना दिया हुआ उतना लिख दीजिए। तो 25 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कितना देगा? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा बाबू? 75 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसका मतलब 25 लीटर नाइट्रोजन को 75 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 25 लीटर अगर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो हमें 75 लीटर क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। अब हम बात करें कि हमने ये तो निकाल लिया कि हमें हाइड्रोजन कितना जरूरत है, अब हमें निकालना है कि अमोनिया गैस कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये कैसे निकालेंगे तो वो देखिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से लिखेंगे, सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, देयरफॉर आपका 25 लीटर ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 यानी कि 50 लीटर ऑफ अमोनिया। यही आपका क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि आपका क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए, आपके केसेस तो बहुत सारे बनने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कभी कभार क्वेश्चन में
इक्वेशन डायरेक्ट दे देता है, कभी कभार नहीं देता है, लेकिन इतना हिंट दे देगा कि आप खुद से लिख सकते हो, प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने पहले क्या किया, इक्वेशन लिखा, बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लिया, जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार जितना वॉल्यूम आपने लिख दिया है ना, बहुत, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। फिर क्या किया, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या कुछ ना कुछ गिवन होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिख देगा और आपको ये लिखेगा नहीं, कुछ न कुछ गिवन होगा। तो नाइट्रोजन मैंने मान लिया 25 लीटर है ना। तो अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन कितना लीटर लगने वाला है और आपका अमोनिया जो है वो कितना लीटर प्रोड्यूस होने वाला है। अब मैंने लीटर ही क्यों बोल दिया, क्योंकि लीटर में दिया तो लीटर में निकालेंगे ना। तो बस आपको क्या करना है, आपका 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है, तो 25 लीटर नाइट्रोजन कितना देगा, 75 लीटर हाइड्रोजन देगा। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दे रहा है, तो 25 लीटर ऑफ नाइट्रोजन कितना देगा, 50 लीटर ऑफ अमोनिया देगा, है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन। मैं टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप जब क्वेश्चन लगाओ तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनने लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते कैसे बनेगा, ठीक है ना। पढ़िए, what volume of oxygen would be required to burn completely 200 ml of acetylene and what would be the volume of carbon dioxide formed, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने देखा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1250 cc of oxygen was burnt with 300 cc of ethane, calculate the volume of unused oxygen and the volume of carbon dioxide formed, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहला दिमाग में जो स्टूडेंट के क्वेश्चन आएगा, सर क्या केमिकल इक्वेशन हमको ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आंसर होगा नो, प्रैक्टिस करना है बट इस चैप्टर के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो फिर सर कैसे तैयार होगा? देखिए आपको समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चन में आपको केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली दे देगा और कभी कभार तो बैलेंस भी किया रहता है। कुछ केमिकल इक्वेशन में आपका डायरेक्टली नहीं देगा, आपको वो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा वहाँ से दिक्कत होती है। तो देखिए आपका गैलोसक्स लॉ में आपका एक जो क्वेश्चन है फिक्स है, वो बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोकार्बन वाला। तो हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन, सर हाइड्रोकार्बन पहचानेंगे कैसे? तो हाइड्रोकार्बन के नाम में देखिए हाइड्रो और कार्बन छिपा हुआ है, यानी वो कंपाउंड हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। समझ में आ गया? जैसे कि मीथेन CH4, समझ में आया? जैसे यहाँ पे भी देखिए ना C2H2 है क्या, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैंने आपको हेल्प किया है, ठीक ना। और फिर कैसे होगा, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के अंदर ही आता है, ठीक है। आप इतना प्रैक्टिस करके देखिए, आप टेस्ट जो होगा वो दे के देखिए, आपका आराम से तैयारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, केमिकल रिएक्शन तो चाहिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर के लिए जितना जरूरत है मैं आपको धीरे धीरे हो सका जितना बता सकूं बता दूंगा, लेकिन अलग से अदर चैप्टर के लिए केमिकल रिएक्शन तो प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि केमिस्ट्री के नाम में ही छुपा हुआ है केम, यानी केमिस्ट्री इज मेनली फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन तो चाहिए, तो केमिकल आपको अच्छा होना ही चाहिए। तो आपको मैंने बताया भी है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के लिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन लिमिटेड होते हैं। अगर आप रोज का केवल 5 केमिकल रिएक्शन भी रोज प्रैक्टिस कीजिए आप खुद से, या देखिए आपको मैं हेल्प कर देता हूँ, चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 12 है ना, इतने बीच में ही केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन है। तो आप चैप्टर 3 से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि 1-2 में केमिकल रिएक्शंस नहीं है, ठीक ना। 3 से है, तो 3 से आप 5 केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। आप खुद दिमाग लगाइए ना, एक दिन में 5 केमिकल रिएक्शन, अभी आपके पास 180 दिन के आसपास है। तो जरा देख के सोच के बताइए, 180 × 5 कीजिएगा, लगभग 900, और आपका पूरा मिलाकर भी 900 केमिकल शायद ही होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे केमिकल बार बार रिपीट होते हैं, लिमिटेड केमिकल रिएक्शन है, हम लोग खामखा घबराते रहते हैं। तो आप जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं बस उस चैप्टर का 5-5 करके केमिकल प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार खत्म हो गया दूसरा बार कीजिए, आपका धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, आपको ऑक्सीजन निकालना है और कितना ऑक्सीजन चाहिए वो निकालना है, जब ये एसिटिलीन 200 ml को बर्न करने में काम आएगा, और साथ ही साथ कार्बन कितना बनेगा वो भी निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला मैंने आपको हिंट क्या दिया
इसमें आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। मैक्सिमम चीज़ें तो आपको दे ही दिया। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे C2H2 और प्लस का O2 क्या देगा आपका CO2 देगा और आपका H2O देगा। क्वेश्चन में ये चीजें तो गिवन था ही। अब रिएक्टेंट कैसे पता चला कि देखिए ये तो दिया हुआ था, इसके साथ ऑक्सीजन बर्न हो रहा है तो मतलब ये रिएक्टेंट में आएगा, प्रोडक्ट साइड में CO2 तो आएगा ही आएगा। और मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का बता दिया इक्वेशन कि H2O तो आपका होता ही होता है। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर मैं अगर 5 लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं कितना लगा दूँ, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं अगर 4 लगा दूँ तो यहाँ 2, यहाँ पे 4 लगा दूँ तो 4 और 4 कार्बन सही है। ऑक्सीजन 5 दूनी 10, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 और यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखिए 2 2 जा 4, 4 कार्बन, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन, 5 2 जा 10, 10 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8, 8 2 10 बैलेंस हो गया। ठीक है ना। तो बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया, 2 वॉल्यूम हो गया। ये कितना वॉल्यूम हो गया, 5 वॉल्यूम हो गया। ये कितना वॉल्यूम हो गया, 4 वॉल्यूम हो गया। और ये आपका क्या है, वाटर है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन आप देखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में आपको स्टीम लिखा रहेगा तो स्टीम लिखा है तो वो गैसियस स्टेट में है ना, तो उसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया, ये लिक्विड स्टेट में था इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर 0 करते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए, अब आपको जो चीज़ दिया उसको ऊपर में लिख दीजिए। एसिटिलीन दिया 200 ml तो आपने लिख दिया 200 ml। अब आपको ml में दिया है क्वेश्चन तो ml में ही आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो देखिए क्या करने वाले हैं, शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो गिवन उसी से शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे सिंस 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 needs 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये तो 2 वॉल्यूम है, आप हमेशा एक वॉल्यूम का निकालोगे तो आप क्या करोगे, 1 वॉल्यूम निकाल लीजिए। 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 नीड्स, यूनिटी में लगाइए 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आपको कितना निकालना है, देयरफॉर 200 ml ऑफ C2H2 क्या लिख देंगे, 200 इंटू 5/2, 2 से 200 जाएगा 100 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये पहला का आंसर आ गया। ऑक्सीजन पूछा था, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है ना। यानी 200 ml इथिलीन को बर्न करने के लिए 500 ml ऑक्सीजन हमको चाहिए। ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ ना रिक्वायर्ड, इसलिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड का था ये। अब हम लोग बात करेंगे, हमको निकालना CO2 कितना बनेगा। तो सेम तरीके से देखिए, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 gives 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है। तो देयरफॉर 1 वॉल्यूम कितना देगा, 4/2 यानी कि 2 वॉल्यूम। तो हम डायरेक्ट निकाल दे 200 का, निकालिए 200 ml of C2H2 gives 200 into 4/2 यानी जाएगा 100 बार में, यानी कितना आ जाएगा 400 ml of CO2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आसान था ना, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पर। क्या वापस बताने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता बताने की जरूरत है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। चलिए तो सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये तो दे दिया, ये तो आपके बाएं हाथ का खेल फिर हो गया। ठीक है ना। तो आपको तो ये दे ही दिया, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा ईमानदारी वाली चीटिंग करता हूँ यहाँ पर। आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए ये हमने लिख दिया, बैलेंस किया हुआ है। तो अब बताओ आप लोग ये कितना वॉल्यूम है बाबू, ये 2 वॉल्यूम, ये आपका 7 वॉल्यूम, ये आपका 4 वॉल्यूम। और यहाँ पर स्टीम का जिक्र किया, कहीं देख लीजिए, कहीं जिक्र किया नहीं किया, काट दो इसको, खत्म कहानी। ठीक है ना। अब आप बताइए क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना ये पूछा। ठीक है ना। तो अब आप देखिए आपको 1250 सीसी दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर लिख दो 1250 सीसी। ठीक है। और उसके बाद इथेन पे लिख दो 300 सीसी। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर ये सीसी क्या है, तो देखिए बाबू सीसी जो है
सेंटीमीटर क्यूब को ही बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये तो 2 वॉल्यूम, ये 7 वॉल्यूम। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ तो सर 2 नंबर है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ, आपका हमेशा छोटे नंबर से शुरू करना है, मतलब 300 और 1250 में आपका कौन सा शुरू करेंगे? हम लोग 300 से शुरू करेंगे। दूसरा चीज क्या, आपसे ऑक्सीजन पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है हमको यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए लिखेंगे, सिंस 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6, C2H6 को क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन बोलते हैं। इसमें कितना रिक्वायर है ऑक्सीजन का? 7 वॉल्यूम। 7 वॉल्यूम ऑफ क्या रिक्वायर है? ऑक्सीजन, ठीक है, रिक्वायर है ना। ये बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। आई थिंक 2017 या 2018 में पूछा वो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? 1 वॉल्यूम का निकालेंगे तो क्या होगा? 7/2। यूनिटी मेथड तो आता है ना, इसमें भी दिक्कत किसी को है क्या? आई होप नहीं होना चाहिए। अब आप लोग 10th के बच्चे हो, यूनिटी मेथड तो आना चाहिए। तो देखिए 1 वॉल्यूम 7/2 हो गया, तो अब हमको कितना का लेना है? ये वाला 300 लेना है। तो 300 जैसा यूनिट दिया सीसी, तो आंसर भी सीसी में लिखना है, समझ में आ गया? तो 300 सीसी ऑफ इथेन नीड्स, क्या लिखेंगे? 300 इंटू 7/2। अब आपका देखिए, ये आप काटोगे तो ये जाएगा कितने बार में? 150 टाइम्स। और 15 टेब, देखो मैंने बोला है ना, टेबल्स आपको काम आता है। 15 का टेबल जिसको याद हो फटाफट कर लेगा। 15 7 जा होता है 105 और ये 0, सो 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से समझने का चीज शुरू होता है। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या? अनयूज्ड ऑक्सीजन। अब ये अनयूज्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? अनयूज्ड ऑक्सीजन का मतलब होता है कि आपका रिएक्शन में ऑक्सीजन जो यूज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखिए आपने लिया था 1250 सीसी ऑफ ऑक्सीजन और यूज हुआ केवल 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब आपका कितना ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ? तो आपका अनयूज्ड ऑक्सीजन जो है, देखिए अनयूज्ड को ही कहीं कहीं रेसिडुअल लिखा होगा, तो ध्यान रखिएगा। रेसिडुअल ऑक्सीजन पूछ दे या आपका अनयूज्ड ऑक्सीजन पूछ दे या कितना ऑक्सीजन बच गया जो काम का नहीं है, उस सब में आपका सेम आंसर निकलेगा। जो कि क्या करेंगे, जो आपका गिवन डेटा है 1250, उसमें से आपका जो आपने निकाला है उसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 200 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। और ये आपका पहला का आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी एग्जांपल, मान लीजिए घर में आप जो है कोई डिश बनाने जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया डिश जो सबको खाने में बड़ा मज़ा आता है। और एक चीज़ तो है, जब घर में कोई बढ़िया डिश बनता है तो वो खाना कभी बचता है तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हम कोई डिश बनाने जा रहे हैं और हमको लगा कि इतना अच्छी लगेगा, लेकिन हमने एक्स्ट्रा ले लिया। जैसे मान लीजिए कि 5 किलो हमने आलू लिया है और बहुत सारे गेस्ट लोग आए हुए थे, 4 किलो आलू हमारा यूज़ हुआ, तो कितना किलो आलू आपका बच गया? 1 किलो बच गया ना। यानी कि गेस्ट को खिलाने के लिए आपने 4 किलो आलू यूज़ किया, 1 किलो तो यूज़ ही नहीं किया। इसका मतलब आपका केवल और केवल जो है आपका कितना ऑक्सीजन यूज हुआ? 1050 सीसी। यानी ऑक्सीजन लिया गया था इतना, लेकिन यूज़ हुआ इतना, तो मतलब कितना ऑक्सीजन बच गया? 200 बच गया। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम होगा, वो निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा आसान तरीके से निकल जाएगा। क्या निकालना भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे? अच्छा, एक मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमेशा इसी से शुरू करेंगे, इससे नहीं कर सकते हैं? देखिए आप यहीं से शुरू कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक ही चीज को, जो चीज गिवन वहीं से शुरू करना है, और इन दोनों में जो छोटा वहीं से शुरू करना है। समझ में आ रहा है? जो भी आपके डाउट हैं वो मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, ऐसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर आप चाह के भी बोल नहीं सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आप बस कमेंट कर सकते हो। फाइनली जब आपको मैं समझा दूं, पूरा सुनने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे मैं देखूंगा कि आपका सच में कमेंट जो है वो जेन्यून है क्या, तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हाँ भाई कहाँ थे हम लोग, ये क्लियर है। तो देखिए आपका फिर से वही, सिंस कितना 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 इथेन प्रोड्यूस कर रहा है ना। कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई? 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 वॉल्यूम कितना निकलेगा? 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा। तो आपका कितना पूछा है? 300 पूछा है ना। तो 300 सीसी ऑफ C2H6 प्रोड्यूसेस
300 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बच्चों? 600 सीसी ऑफ क्या आ गया? CO2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? ठीक है ना, बहुत ही आसान है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फटाफट रिप्लाई कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अगर मस्त लग रहा है क्लास तो आप मस्त लिखिए, अगर अच्छा लग रहा है, वेरी गुड लग रहा है, आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो ये भी लिख दीजिए सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप मेरा। नहीं, हमको तो लगता है मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए फिर से इस क्वेश्चन में देखिए आपको रिएक्शन नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपका किसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 6 लीटर हाइड्रोजन 5.6 लीटर क्लोरीन के साथ मिक्स किया गया और एक्सप्लोड किया गया। तो आपका क्या हुआ, जो आपका रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर बना उसका वॉल्यूम निकालना है और आपका लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। इसमें नया चीज़ है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो चलिए समझते हैं, पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोजन का, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लोरीन का। ठीक है ना, आपको क्या बनता है इतना तो आपको पता है ना, HCl बनेगा। इतना छोटा सा सिंपल रिएक्शन है ना। यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 वॉल्यूम के 2 वॉल्यूम आ गया। ये मैंने आपको एग्जांपल बोला था ना, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। ठीक है, देखिए 1 और 5 मिलकर 6 हो रहा है, 6 और यहाँ पर 7 हो रहा है। सेम आ रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका मैंने लिख दिया 1 वॉल्यूम, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये आपका 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 2 वॉल्यूम। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सोचिए पहले कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नहीं बच्चों, आप गलत सोच रहे हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं जो कि गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर ये HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। समझ में आ गया, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये दोनों तो गैस है ही। तो देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है 6 लीटर्स, क्लोरीन दिया हुआ है 5.6 लीटर्स। बस ये दो चीजें दिया हुआ है। अब आप देखिए दो चीजें दिया हुआ से शुरुआत कहाँ से करें, मैंने बताया था दोनों में जो छोटा वहां से शुरुआत कर दीजिए। तो आप क्लोरीन से हाइड्रोजन निकाल लीजिए और फिर आप क्लोरीन से ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकाल लीजिए। तो निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए लिखिएगा, सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन नीड्स 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन नीड्स 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अभी जस्ट इसके पहले हमने एक अनयूज्ड ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन कितना लिया गया था, 6 लीटर। ठीक है, आपका यूज कितना हुआ, 5.6 लीटर, यानी कि आपका अनयूज्ड हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर आप क्या निकाल लीजिएगा, देयरफॉर करके अनयूज्ड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 6 लीटर है, यूज हुआ आपका 5.6, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। अनयूज्ड हाइड्रोजन को यहाँ पर रेसिडुअल हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आपका HCl का निकाल लीजिए। सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ क्या, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो देयरफॉर 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.6 इंटू 2 कितना होगा, 11.2 लीटर ऑफ क्या, HCl। ये हो गया आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉरी, तो देखिए यहाँ पर आपका अनयूज्ड हाइड्रोजन मिल गया 0.4 लीटर, एक आंसर ये होगा। दूसरा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगा 11.2 लीटर, ये आंसर होगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को ही लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं। और लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है वैसा रिएक्टेंट जो आपका रिएक्शन में
पूरी तरह से यूज हो जाए। तो आप बताइए कि हाइड्रोजन था 6 लीटर, क्लोरीन था 5.6 लीटर। आप बताओ इन दोनों में कौन सा रिएक्टेंट है जो आपका पूरी तरह से यूज हो गया। आपका आंसर होगा, बोलिए बोलिए, क्लोरीन है। क्या आंसर? क्लोरीन है। क्लोरीन आपका पूरी तरह से यूज हो गया है ना। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? आंसर होगा क्लोरीन। क्लियर हो गया? क्लोरीन। तो लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए आप लोग कुछ बातें मैं जो बोलता हूँ उसको आप लिख लिया कीजिए। हर चीज जरूरी नहीं है कि मैं लिख के ही दूं। आप कुछ बातें जो है आप लिख भी सकते हो। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब मैंने बताया, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी उसको बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है वैसा रिएक्टेंट जो आपका रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाता है। रिएक्टेंट विच इज यूज्ड अप कंप्लीटली इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया? ओके, चलिए। तो मान लीजिए अगर आपका हाइड्रोजन पूरी तरह से यूज हो जाता तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाता? हाइड्रोजन हो जाता। समझ में आ गया? और एक चीज और देखिए, प्रोडक्ट साइड में नहीं, हमेशा रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि इसका नाम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है। ये बातें क्लियर हो गया है ना। चलिए, तो ये आपका क्लियर होने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर से ईमानदारी वाली चीटिंग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो रिएक्शन दिया हुआ था, बैलेंस भी किया हुआ था, हमारा स्टेप आसान हो गया। तो अब आप बताओ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर तो कुछ भी गिवन नहीं है, यहाँ पर तो एयर लिखा है। अब आपको लगेगा सर एयर में ऑक्सीजन को डाल देते हैं। अच्छा, तो क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है? आप बताइए, आप पढ़े हो ना छोटे क्लास में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस में सिर्फ ऑक्सीजन तो होते नहीं है, नाइट्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो सिर्फ आप एयर को तो समझ नहीं सकते, ऑक्सीजन को तो समझ नहीं सकते कि एयर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर करोगे क्या, मैं बताता हूँ। पहले आप बताओ ये कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम। ये कितना वॉल्यूम है? 5 वॉल्यूम। ये कितना वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या स्टीम का जिक्र किया गया है कहीं भी? अरे नहीं किया गया। तो फिर से इसको हटाओ। अगर स्टीम का जिक्र किया जाएगा तो वहां पर आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा, मैंने बात ये बोला है, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान से सुनिए, आपका एयर जो है वो कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या ये एयर दुनिया में इतने ही है? नहीं नहीं, आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पार्ट लिया है एयर का। तो एयर आपको 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूमिंग ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एयर में जो ऑक्सीजन है 1/5 है। ये बात हम लोग जानते भी हैं, ठीक ना। कभी कभार एग्जाम में आपको ये डेटा नहीं दे तो फिर आप कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का? तो देखिए, आपको पता है ना बेसिक बातें, आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। सेकंड नंबर पे आपका ऑक्सीजन होता है 21%। तो आप हमेशा कौन सा लोगे? मल्टीपल्स में लोगे। 10 का मल्टीपल्स में आप 21 या 78 नहीं लीजिएगा, आप 80 और 20 लेके चलिएगा। समझ में आ गया? तो इसका मतलब अगर ये नहीं दिया रहता 1/5 ऑफ एयर, तो इसका मतलब आप कितना परसेंट लेते ऑक्सीजन? 20% लेते। समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो चलिए, अब जितना दिया उसी का 20% लेंगे ना। तो यहाँ पर परसेंटेज तो है नहीं, अगर परसेंटेज होता तो परसेंटेज लेते, और यहाँ पर फ्रैक्शन दिया तो फ्रैक्शन लेंगे। तो इसका मतलब इस एयर 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर में ऑक्सीजन कितना है? तो आप निकाल लीजिए बाबू, बहुत ही आसान है। आपका लिखा हुआ है 1/5 ऑफ एयर। तो ऑफ एयर मतलब क्या? यही आपका ना 500 है, राइट। तो ये कट गया, कितना आ गया? 100 आ गया। यानी कि कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकल गया। क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकल गया। अब आप यहाँ पर ऑक्सीजन को लिख दो 100 लिख दिया ना। अब तो अब बन जाएगा क्वेश्चन। यही तो मेन चीज था इसमें, समझना। अब जो ये समझ गया बना, ये बोर्ड का क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखिए, अब बनाते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? देखिए, आपका 5 से 1 बन रहा है, तो 100 से कितना बनेगा? बहुत आसान है। तो देखिए लिखेंगे, सिंस 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा? 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन देगा। प्रोपेन का फॉर्मूला हो गया C3H8, ठीक है ना। अब बताइए 1 वॉल्यूम जब आप निकालिएगा तो कितना मिलेगा बाबू? 1/5 मिलेगा। 1/5 वॉल्यूम ऑफ सही है, हाँ हाँ सही है। 1/5 वॉल्यूम ऑफ क्या मिलेगा? C3H8 मिलेगा। सो देयरफॉर आपको कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में कितना प्रोपेन चाहिए? तो 1/5 इंटू क्या कर दीजिएगा? 100 कितना बार में जाएगा? 20 बार में। यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्या मिलेगा आपको? प्रोपेन C3H8। क्या
कोई दिक्कत है किसी को? आई होप दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान है। तो आपको इसमें इन बातों को ध्यान से समझ के रखना है। तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिया। जितना हो सकता है मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि इसके अंदर और क्या क्या टाइप पूछे जा सकते हैं उसका क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आ गया? तो छोटी छोटी बातें जो भी है आप उसको लिख जरूर लिया कीजिए। अगर आपका पॉसिबिलिटी है कि आपके पास टाइम है ना, तो फिर आप जो है इसका नोट्स बना सकते हो। ये बहानेबाजी मत कीजिए कि सर टाइम नहीं मेरे पास। सबके पास उतना ही टाइम है बाबू। सबको 24 आवर्स ही मिलता है। उसी 24 आवर्स में सब कोई अपना अपना काम करता है। आप बोर्ड एग्जाम में हो तो ऐसा मत समझिए कि हमने बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है और आपके पहले बोर्ड एग्जाम बच्चों ने दिया। सबको बोर्ड एग्जाम देना पड़ता है, सबको 11 देना पड़ेगा, 12 देना पड़ेगा, सब लोग ग्रेजुएशन करेंगे, सबको उतना ही टाइम मिलने वाला है। और ऐसा मत सोचिए कि 10th के बाद आपका मजे ही मजे है। ऐसा कोई मजे नहीं है। आपको मजे कर कर के पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि 11th में आओगे उसका प्रेशर बढ़ेगा, 12 में जाओगे उसका प्रेशर बढ़ेगा, ग्रेजुएशन में वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, जब जॉब करने जाओगे वहाँ प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कम नहीं होना चाहता तो आप क्या चाहते हो? आप प्रेशर में पढ़ना चाहोगे, प्रेशर में काम करना चाहोगे, या मजे से काम करना चाहोगे? तो सिंपल सा है जवाब। आप हर दिन को एंजॉय कीजिए, हर दिन का प्लान बनाइए और उस प्लान को जितना हो सकता है उसको फॉलो कीजिए। कुछ बातें अगर फॉलो नहीं हो तो इसको कल के डेट में आप उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिए आपके पास टाइम है। टाइम सबके पास है और उतने ही टाइम सबको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसी टाइम में आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हो और इसी टाइम का दुरुपयोग करके आप बर्बाद भी कर सकते हो। सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को। कैसा लगा ये क्वेश्चन? दिखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूँ, ठीक है। तो इस हार्ड क्वेश्चन को एकदम मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आप आराम से एक बार में समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर कोल गैस का सैंपल है जिसके अंदर 45% हाइड्रोजन है, 30% मीथेन है, 20% कार्बन मोनोक्साइड है और आपका 5% एसिटिलीन है। C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, आपका बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है 100 ml of this gaseous mixture was mixed with 160 ml of oxygen। यानी आपको क्या लिया गया? ये जो कोल गैस है ये 100 ml लिया गया है और इसमें से 160 ml आपका ऑक्सीजन जो है इसके साथ मिक्स किया गया है और फिर इसको एक्सप्लोड किया गया, रिएक्शन करवाया गया। तो बताइए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका वॉल्यूम और कंपोजिशन क्या होगा जब इसको रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे क्या किया गया? ठंडा किया गया, ठीक है ना। तो अभी तक तो आप देखते थे सर वॉल्यूम तो ml में, लीटर में ये दिया, तो ये परसेंटेज में दिया हुआ है, कैसे करेंगे सर? तो देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर परसेंटेज को भूल जाइए, वो वॉल्यूम को ही समझिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है बाय वॉल्यूम लिखा है। तो परसेंटेज के जगह पर आप ml से आपका लीटर कुछ भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वॉल्यूम का यूनिट कौन सा लेना है। कहीं क्लियर है? हाँ क्लियर है, यहाँ लिखा है ml तो आप ml में लोगे। समझ में आ गया? चलिए ओके, देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको देखिए रिएक्शन भी नहीं दिया हुआ है और आपको बोला भी गया है। तो आपको देखिए 4 कंपाउंड दिख रहा है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड और एसिटिलीन। सबका रिएक्शन होगा, 4 रिएक्शन, और सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ एक करके। सबसे पहले हम लिखेंगे H2 का। H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? O2 के साथ। तो क्या देगा आपका? H2O देगा। बैलेंस भी फटाफट करते चलते हैं। ये भी बैलेंस कर लिया। ये आपका कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। ये कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम है। ये कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन कितना है? 45%, मतलब क्या लेंगे? 45 ml लेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला पे आ जाइए। तो लगे हाथ निकाल लें, लगे हाथ निकाल लेते हैं क्योंकि हमको जरूरत है निकालने का। तो चलिए बताइए, आपको ऑक्सीजन निकालिए। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से आपको मिल रहा है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। तो बताइए देयरफॉर जो 45 ml हाइड्रोजन है उसे कितना मिलेगा? तो 45 इंटू 1/2 कर दीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 22.5 ml ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन निकल गया। चलिए सेकंड रिएक्शन क्या है? मीथेन का है। तो लिखिए CH4 प्लस का ऑक्सीजन। सिखाया है ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन है, क्या देता है हमेशा? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और क्या देता है आपका? H2O देता है। ये तो नहीं लेंगे, ये आपका बैलेंस नहीं है क्या? देख लो कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, ये तो बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अरे वाह, ये तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करें? यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 4 है, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा।
आप यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, तो फिर ये यहाँ पर हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये आपका कितना वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, ये आपका 2 वॉल्यूम, या आपका 1 वॉल्यूम, और ये तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका मीथेन कितना परसेंट है, 30% है, मतलब कितना लेंगे, 30 ml लेंगे। आप फिर से लिखिएगा, सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, क्या दोनों चीज निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन और CO2 दोनों निकालना पड़ेगा ना, तो सब निकालिए। 2 वॉल्यूम ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप निकाल दीजिएगा, कितना है, 30 ml ऑफ मीथेन। देखिए कितना आपका जो है 2 इंटू 30 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 60 ml ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली सिंस 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन में आपका 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, सो देयरफॉर 30 ml ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगा, 30 इंटू 1, 30 ml CO2 प्रोड्यूस करेगा। ये निकल गया, ओके। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का, ये हो गया मीथेन का। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग किसकी, हम बात करेंगे कार्बन मोनोक्साइड का। कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन भी आपका बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये आपका बैलेंस नहीं है क्या, देख लीजिए, नहीं है बैलेंस, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आई थिंक अब बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये आपका 1 वॉल्यूम, और ये आपका 2 वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड की बात करते हैं, कितना परसेंट है, 20% है, मतलब 20 ml ले लेते हैं। तो यहाँ पर बताइए, सिंस 2 वॉल्यूम CO जो है उसमें ऑक्सीजन जो है 1 वॉल्यूम आपका चाहिए, तो आपका 20 ml ऑफ CO कितना चाहिए, 20। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 वॉल्यूम ऑफ 1, तो 1 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 20 इंटू क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। तो उसी तरह से सिंस 2 वॉल्यूम ऑफ CO में आपका कितना वॉल्यूम निकल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, आपका 20 ml में कितना निकलेगा, इसमें निकलेगा 2/2 कट गया तो 20 हो जाएगा, 20 ml ऑफ CO2, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग आखिरी आते हैं, कौन सा रिएक्शन बच गया आपका, C2H2 का, C2H2 का, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइए, तो क्या देगा, CO2 देगा और आपका H2O देगा। ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगाते थे, हमको याद है, यहाँ पे 4 लगाते थे। अब कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 4, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 4 2 8 2 10, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा। अब ये तो आपको आसान है, ये आपका कितना है, 2 वॉल्यूम है, ये आपका 5 वॉल्यूम है, और ये आपका कितना वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है, और ये तो यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। C2H2 कितना दिया, 5%, यानी 5 ml ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए 2 वॉल्यूम से 5 वॉल्यूम मिल रहा है, तो 1 वॉल्यूम से 5/2 मिलेगा ना। तो 5 से कितना मिलेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्ट निकालने जा रहा हूँ, आपका 5 ml जो C2H2 है वो कितना देगा, देखिए फिर से 2 वॉल्यूम से 5 वॉल्यूम मिलेगा, तो 1 वॉल्यूम से कितना मिलेगा, 5/2, तो 5 से कितना मिलेगा, तो 5 इंटू 5/2, यानी कि ये हो गया 25/2, सॉल्व कीजिएगा तो 12.5 ml ऑफ क्या मिलेगा, O2 मिलेगा ना। उसी तरह से CO2 की जब बात करें तो देखिए 5 ml C2H2 से हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, तो देखिए आपका 2 से 4 मिला तो 1 से 2 मिलेगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 कीजिएगा 10 ml ऑफ CO2 आपका मिलने वाला है। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट किया है और स्पेस बचाया है, ठीक है ना, ओके।
तरीका मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना। अब मैंने बता भी तो दिया, आपका 2 से 4 मिला तो 1 से आपका 2 मिलेगा, 4/2 यूनिटी मेथड लगा दिया। अब देखिए मैंने सारा कर दिया है। अब यहाँ पर करने के बाद अब आ जाइए, आपका पूछा क्या गया, वॉल्यूम बताना है कि आपका रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, ओके ओके ओके, ये वाला तो ज़रूरत ही नहीं था इसका, ये स्टीम है का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक ना। तो आपका अगर मैं पूछूं कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, यूज्ड ऑक्सीजन निकाल लीजिए, यूज्ड ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था 22.5 ml, 22.5 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितना मीथेन से निकला था, देखिए लिखा होगा मैंने 60 ml, 60 लिखिए, 60 प्लस यहाँ से ऑक्सीजन कितना मिला था, देखिए ऑक्सीजन लिखा होगा मैंने 10, 10 लिखिए प्लस, और बताइए यहाँ से ऑक्सीजन कितना मिला था 12.5, 12.5 सबको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 60, 10, 70, 70 और 20 80, 80 या 10 90, कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट, 22.5 सही है। और ऑक्सीजन यहाँ से कितना मिला है, यहाँ से ऑक्सीजन मिला आपका 60, ठीक है। इधर से ऑक्सीजन कितना मिला है, 2 वॉल्यूम से 1 वॉल्यूम मिला, तो 20 से 10 मिला, 1/2 किया तो 10 मिला, ठीक है। और यहाँ से 10 मिला, और यहाँ से कितना मिला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12.5 मिला। तो जोड़नी है, तो जोड़ने में गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 60 10 80, 80 10 90, हाँ सही तो है, मैंने ही गड़बड़ किया, ठीक है ठीक है। 60 10 60 और 10 70, 70 10 80 20 100, 100 और 5 105, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, मैंने जोड़ने में गड़बड़ किया, 105 ml हो जाएगा। यूज ऑक्सीजन कितना हो गया 105, आपको ऑक्सीजन कितना लिया था 160 लिया था, तो अनयूज ऑक्सीजन निकाल दीजिए, अनयूज ऑक्सीजन, अनयूज ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 160 माइनस का 105, यानी कि 55 ml, 55 ml। अब टोटल CO2 निकाल लीजिए कितना हो रहा है, टोटल CO2 निकाल लीजिए, देखिए CO2 कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर 30 ml है, तो 30 प्लस का यहाँ पर कितना है CO2 20, और यहाँ पर कितना है 10, तो कितना हो गया 60 हो गया ना, 60 ml, 60 ml हो गया, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही करना था आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है जब एग्जाम में आएगा तो 4 से 5 नंबर से कम नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बोला गया कोल गैस का सैंपल है जिसके अंदर 45% हाइड्रोजन है, 30% मीथेन है, 20% कार्बन मोनोऑक्साइड है, और 5% आपका एसिटिलीन है बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। 100 ml गैसेस मिक्सचर को मिक्स किया गया 160 ml ऑक्सीजन में और एक्सप्लोड किया गया, तो बताइए कि रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम और कंपोजिशन क्या होगा, है ना। और ये रूम टेम्परेचर पे इसको ऑपरेशन पे क्या किया गया, ठंडा किया गया। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में समझा, यहाँ तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको ml में लेके चलना है गैलुसक्स लॉ वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो पहले आपको ईच कंपाउंड का सेपरेट रिएक्शन लिखना है, तो मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ किया। अब ये कैसे पता चला, बिल्कुल सही बात, ये चारों आपस में थोड़ी रिएक्ट करेगा, आपका ईच रिएक्शन लिखना है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ लिखा तो वाटर बना, फिर उसके बाद मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और आपका एसिटिलीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। फिर हमने क्या किया, सबका जो है डेटा दिया हुआ था 45 लिख दिया, फिर इससे हमने क्या किया ऑक्सीजन निकाल लिया, और हमने क्या निकाल लिया, सिर्फ यहाँ से फर्स्ट वाली रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगा, सेकंड वाली रिएक्शन से ऑक्सीजन निकलेगा और आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, थर्ड वाले रिएक्शन से ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फोर्थ वाले रिएक्शन से भी ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। निकालने का तरीका मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। फिर क्या करना है, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ वो निकाल लीजिए, है ना। तो ये यूज ऑक्सीजन अनयूज ऑक्सीजन कितना 160 में से 105 को माइनस कर दीजिए, अनयूज ऑक्सीजन निकल जाएगा, टोटल CO2 कितना बनेगा वो निकाल लीजिए। समझ में आ गया। तो बस यही था आपका मोल कंसेप्ट में पहला जो आपका पार्ट था गैलुसक्स लॉ। तो गैलुसक्स लॉ पर बेस्ड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, देखिए एक चीज मैं बोलूँगा, आपका भले मैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको मैं कवर नहीं कराऊँ।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये ऐसा तैयारी है कि आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी होगा ही, आपका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का बेस भी तैयार हो जाएगा। इतना तो मैं तैयारी करवा ही दूंगा। समझ में आया? तो इसको लाइटली मत लीजिए। अगर मैंने 6 मंथ्स बोला है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन एक वीडियो आपको टाइम पर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना? तो आप भी एक प्लान बना लीजिए कि हाँ, मुझे भी ईमानदारी से हर दिन एक वीडियो का जो नोट्स बनाना है उसको कवर कर लेना है, ठीक है? ओके, नहीं तो फिर देखिए, जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा आपको बाद में सिर्फ अफसोस होता रहेगा, सर तो बहुत पहले हमको बोले थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अब जब सर का 40 वीडियो निकल जाएगा, 50 लेक्चर निकल जाएगा, फिर उसको आप मेंटेन करने के चक्कर में आगे का चीज़ सीख नहीं पाओगे, पीछे का फिर पेंडिंग का देखना शुरू करोगे। मैक्सिमम बच्चों में यही प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर 0 क्लास में बोला है, आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा किसी को प्रॉमिस नहीं किया, मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा कोशिश किया है। और अभी तक मैंने जितना भी प्लान बनाया है उसमें मुझे मैक्सिमम चांसेस जो है सफलता ही मिला है। तो आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको साथ ही हूँ, ठीक है ना? ओके, और हमसे जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? ओके, तो चलिए हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब आपको मोर कॉन्सेप्ट के अभी 4 लेक्चर और मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग मोर कॉन्सेप्ट के दूसरे पार्ट के सीखेंगे, जिसमें आप लोग एवोगाड्रो लॉ और कैलकुलेशन बेस्ड केमिकल इक्वेशन सीखोगे। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है ना, तो इस 2 दिन के गैप में आप इसको अच्छे से सीखिए, इसका नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपना डाउट जो है कमेंट में डाल सकते हैं। जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और सबको आखिरी में फिर से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। थैंक यू।